दूसरों की मजबूरी समझे। खुशियाँ कम और अरमान बहुत है। जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ जमा है। सभी लोग किसी ट्रेन आने के इंतजार में खड़े हैं। स्टेशन पर बने बेंच सामानों से लदे पड़े हैं। कहीं भी पाँव रखने की जगह नहीं है। ऐसे में जिसको जहाँ जगह मिली वहीं अपना डेरा डाल दिया। तभी ट्रेन के सीटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सारे यात्री अपना अपना बैग कंधे पर टांगे कुछ ऐसी मुद्रा में खड़े हो जाते हैं मानो आर्मी के जवान दुश्मन देश के सेवा से दो दो करने जा रहे हैं। कुछ ही पलों में ट्रेन आती हुई दिखाई पड़ती है। चूँकि स्टेशन पर काफ़ी भीड़ है, इसलिए अधिकांश यात्री को सीट मिलना मुश्किल लग रहा है, जिसके कारण अपने डिब्बे में अपनी सीट पक्की करने के लिए सबकी धड़कन तेज हो गई है। क्या यात्री, क्या पुरुष, क्या बूढ़े, क्या जवान, सबने ट्रेन सीट पर पाने के लिए अपनी अपनी कमर कस ली है। ट्रेन रुकते ही सबसे पहले घुसने की होड़ में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। इसी बीच एक नवयुवक सूट बूट और गले में टाई पहने ट्रेन में चढ़ता है। अंदर जाकर अपनी 10 नंबर की सीट खोजता है, मगर उस पर तो पहले से ही एक दंपति अपने 8 साल के बेटे और नन्हे खुशी के साथ विराजमान है। यह देखते ही नवयुवक का पारा चढ़ जाता है। वह उन्हें फौरन सीट छोड़ने को कहता है। तब वे दंपति बताते हैं कि उन्होंने भी रिजर्वेशन करा रखा है, मगर संजोग से अभी कंफर्म नहीं हुआ है। चूँकि जाना जरूरी है, ऐसे में वेटिंग टिकट पर ही सफ़र करना मजबूरी है। वह बताते हैं कि यात्रा काफ़ी लंबी है, ऐसे में खड़े खड़े जा पाना खास करके बच्चों को संभव नहीं है। वे नवयुवक से आधी सीट देने का अनुरोध करते हैं ताकि उनके बच्चे बैठकर जा सकते हैं। रात होने पर वह स्वयं सीट छोड़ देने के वादा भी करते हैं, परंतु उनकी सारी बातें नवयुवक के सामने बेकार जाती है। नवयुवक काफ़ी तीखे स्वर में उन्हें सीट छोड़ने को कहता है। दंपति फिर भी उनके सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, मगर नवयुवक उनकी एक भी नहीं सुनता है और छोटी बच्ची का बाँह पकड़कर उसे आगे की तरफ फेंक देता है। बच्ची चोट खाने से बाल बाल बचती है। दंपति समझ जाते हैं कि साहब बड़े आदमी हैं, वह छोटे लोगों को मजबूरी नहीं समझेंगे। असल में नवयुवक जानी मानी किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त नवयुवक काफ़ी रौब वाला है। वह किसी भी प्रकार से समझौता के मूड में नहीं है। आखिरकार दंपति अपने बच्चों का हाथ पकड़े हुए वहीं ट्रेन में खड़े खड़े सफ़र करने लगते हैं। ट्रेन सीटी लगाते हुए कुछ पल में आगे बढ़ जाती है। करीब 1 घंटा का समय बीत चुका है। दंपति के दोनों बच्चे साहब को रहम की निगाह से देखे जा रहे हैं कि जाने कब वो कह देंगे कि आओ बच्चों यहाँ बैठ जाओ, मगर साहब तो अपने कट सूझ से अपनी पैर बाहर निकाल पूरी सीट पर पैर फैलाकर पेपर पढ़ने में मसरूफ़ है। उन्हें जरा भी उन मासूम बच्चों की फिक्र नहीं है। कुछ देर में नन्हे खुशी साहब की सीट में किनारे पर बची थोड़ी सी जगह पर पैरों को मोड़कर चुपके से बैठने की कोशिश करती है, मगर साहब उसे भांप जाते हैं और तुरंत ही अपने पैरों को उस कोने की जगह को भी कवर कर डालते हैं। साहब के ऐसा करते ही बैठने की कोशिश करती खुशी सीधी खड़ी हो जाती है। इस प्रकार का खेल कई बार खुशी और साहब के बीच में चलता रहता है, मगर साहब किसी भी हाल में अपनी सीट का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं बांटना चाहते हैं। और वैसे भी वे ऐसा क्यों करते? आखिर उन्होंने पूरी सीट का पैसा दिए हैं। वैसे में अब वह सीट उनकी है, वह उस सीट के मालिक हैं। हाँ, मगर यह भी सच है कि जो दंपति अपने बच्चों के साथ खड़ा है उसने भी उसे सीट की उतना ही पैसा दिए हैं।
बस फर्क इतना है कि जो पैसे साहब ने समय से दिए हैं वही पैसे दंपति समय निकल जाने पर दिए, वरना आज वह सीट के मालिक होते और तब नज़ारा कुछ और होता। साहब जो अकड़ में टांगे फैलाए पेपर पढ़े जा रहे हैं, तब वह भी शायद इसी ट्रेन में उनकी तरह ही इंसानियत की उम्मीद लगाए किसी सीट के सामने खड़े होते। धीरे धीरे ट्रेन को चलते लगभग 10 घंटे बीत चुके होते हैं। थके हारे दंपति आखिरकार वहीं गली में चादर बिछाकर बच्चों के साथ बैठ जाती है। हालांकि इधर उधर आने जाने वालों की वजह से उन्हें बार बार उठना पड़ रहा है। साहब को जब बीच बीच में टॉयलेट जाने के लिए उठना पड़ता है तब वे उन पर काफ़ी नाराज होते हैं। अब तो रात हो चुकी है, टीटी के आने का समय भी हो चुका है। टीटी एक एक कर सभी टिकट चेक कर रहे थे और सामान्य टिकट लेकर आरक्षित डिब्बों में सफ़र करने वाले लोगों को बाहर खदेड़ रहे थे। सबका टिकट चेक करते हुए टीटी उनके पास भी पहुंच जाता है और गली में बैठे दंपति को वह जोर से डांटते हुए कहता है, यार आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता तो छोड़ दिया करो, तुम लोग गली में आकर बैठ जाते हो, यह भी नहीं सोचते कि कोई अगर जाना चाहे तो वह कैसे जाएगा। तब साहब ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, हाँ सर, यह लोग ऐसे ही होते हैं, पता नहीं इनको डिब्बे में कौन आने देता है, जहाँ देखो यह सब कहीं भी चटाई बिछा के बैठ जाते हैं। यह भी नहीं सोचते कि यह जगह आने जाने वालों के लिए है, इन्हें तो बस जगह देखनी चाहिए, किसी को चाहे कितना भी असुविधा क्यों न हो, इन सब से इन्हें क्या फर्क पड़ता है। टीटी उस गरीब दंपति से उनका टिकट मांगता है। तब वह बताते हैं कि उनके पास एक जनरल और 2 आरक्षित टिकट हैं। हालांकि आरक्षित टिकट ट्रेन चलने से पहले वेटिंग में ही था, वह कंफर्म नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें सीट नहीं मिली। अभी वह टीटी से अपनी बात बता ही रहा था, तब तक बीच में ही साहब टपक पड़े और बोले, देखो टीटी साहब, जनरल टिकट लेकर आरक्षित डिब्बों में सफ़र कर रहे हैं और जिन्होंने आरक्षित का कंफर्म टिकट ले रखा है उन्हें असुविधा पैदा कर रहे हैं, इसे तो फौरन जेल भेज देना चाहिए। साहब की इन बातों से वह गरीब दंपति घबरा जाता है। वह टीटी और साहब के आगे हाथ जोड़ने लगता है। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करें, हम बहुत गरीब हैं और काफ़ी मुश्किल में भी हैं, हमारा जाना बहुत ज़रूरी था, वरना हम इस तरह सफ़र नहीं करते, क्योंकि पैसे भी हमारे पास बहुत कम थे, इसलिए हमने 2 ही आरक्षित टिकट कराई। हमने सोचा था कि 2 आरक्षित और 1 जनरल टिकट लेकर एक ही फर्श पर बैठकर हम सब चले जाएंगे, मगर संजोग से अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, कृपया हमें माफ़ करें। तब टीटी ने बताया कि तुम्हारा टिकट अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ, मगर अब वह आरएसी में हो चुका है जिस पर बैठकर तुम जा सकते हो। जब वह उन्हें आरएसी सीट का नंबर बताने लगे तब संजोग से उसे वही सीट निकल जाती है जिस पर साहब ने आराम से टांगे पसार सफ़र कर आनंद ले रहे थे। टीटी इंजीनियर साहब से सीट छोड़ने को कहता है तो वह बताता है कि यह सीट आरएसी के तौर पर इन्हें दी जा रही है। यह सुनकर साहब चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, यह मेरी आरक्षित सीट है, इसे आप किसी दूसरे को कैसे दे सकते हैं। तब टीटी कहता है, ऐसा नहीं है सर, यह सीट आपकी नहीं है, आप अपना टिकट दिखलाइए। मगर साहब के पास तो टिकट ही नहीं है, क्योंकि टिकट तो साहब ने अपने जूनियर से कहकर कटाया था, जिसकी डिटेल अभी भी उसी के मोबाइल में है। लिहाजा वह तुरंत अपने जूनियर को फ़ोन करके वह मैसेज अपने मोबाइल में फॉरवर्ड करने को कहते हैं। जूनियर उनके बातों को सुनकर हकलाने लगता है। काफ़ी देर हो जाती है मगर साहब के मोबाइल पर वह मैसेज नहीं पहुंचता है। ऐसे में टीटी अब साहब पर नाराज़ होने लगता है। साहब ने दोबारा फ़ोन लगाकर अपने जूनियर को फटकार लगाते हुए उसे फ़ौरन मैसेज भेजने के लिए कहता है। उनके डांट फटकार के बीच उनका जूनियर दबी जुबान से हकलाते हुए कहता है कि साहब माफ़ करें, असल में मैं आपका टिकट बुक करने में पहले ही काफ़ी वक्त लगा दिया था और तब तक कंफर्म टिकट मिलना तो दूर, वेटिंग भी फुल हो चुका था। ऐसे में मैं आपका टिकट नहीं करा पाया। मुझे डर था कि कहीं आप नाराज़ होकर मुझे नौकरी से न निकाल दे, इसलिए मैं आपको सच बतलाने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। उनकी सारी बातें टीटी और वहाँ मौजूद सभी लोग सुन रहे थे। साहब के फ़ोन डिटेक्शन करने के बाद टीटी बोले उठे, साहब
तो अपना आरक्षित डिब्बा सामान्य टिकट लेकर यात्रा करने वालों को जेल भेजने की बातें कर रहे थे, मगर आपके पास तो कोई टिकट ही नहीं है। आप तो बिना टिकट ही यात्रा कर रहे हैं। अब आपके साथ मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अब यह बताइए। साहब के पास टीटी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उनके चेहरे की रंगत धीरे धीरे कहीं गुम होती नजर आई। माथे से उनके टप टप पसीना चूता दिखाई पड़ा। अब वह बिल्कुल खामोश है। शायद टीटी से इंसानियत की आशा कर रहे थे। तभी गरीब जोड़ा दंपति ने बीच में ही बोल उठता है, अरे साहब जाने दीजिए ना, साहब बहुत पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं। ऐसी भूल चूक तो हर किसी से हो जाती है, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। टीटी उनके तरफ देखकर मुस्कुराता है और जाते जाते साहब से कह उठता है, सीखिए इंजीनियर साहब, इससे कुछ सीखिए। टीटी के वहां जाने के बाद साहब झट से अपना बैग उठाकर कंधे में टांगते हुए और दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में एक नन्ही सी बच्ची उनका हाथ पकड़ती है। वह बच्ची कोई और नहीं, वही खुशी है जिसे साहब सीट पर बैठने के लिए एक बीता जगह भी देना ठीक नहीं समझते थे। बहुत मासूम आवाज में सीट की तरफ इशारा करते हुए इंजीनियर साहब से कहती है, चलिए अंकल, पापा बुला रहे हैं। सामने दंपति अपने बेटे के साथ खड़ी हैं। वह वहां आने के लिए हाथ दे रहे हैं। नवयुवक फौरन उनके पास पहुंच जाता है। तब वे साहब से कहते हैं, साहब बस रात भर की ही तो बात है, अगर आप नाराज ना हो तो बस इन दोनों बच्चों को सीट पर बैठा ले, बाकी हम लोग नीचे ही बैठ कर चले जाएंगे। साहब को अपने किए पर बहुत शर्म महसूस होती है। वह फौरन उस नन्ही सी बच्ची खुशी को अपनी गोद में उठा लेते हैं और सबको साथ लेकर सीट पर बैठ जाते हैं। उसे सीट पर साहब और दंपति का पूरा परिवार एडजस्ट कर लेते हैं और फिर 2-3 तक चलने वाली सफ़र काफ़ी रोचक और मज़ेदार हो जाता है। सीख, सफलता और सुविधाएं हर किसी को चाहिए, पर कभी सफलताओं के अंधकार में हम इतने डूब जाते हैं कि इंसानियत को ही भूल बैठते हैं। हम काफ़ी सख्त हो जाते हैं। हमें किसी के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कि वह अपने कर्मों का सजा भोग रहे हैं। हमने अच्छा कर्म किया है, सफलता हासिल की है, इसलिए हमारे हिस्से में दुनिया के सभी सुख सुविधा उपलब्ध है। वहीं अगर दूसरा अभाव में जी रहा है तो उसकी वजह उसके बुरे कर्म है। मगर क्या सच नहीं कि अगर हम अपनी असुविधाओं में से थोड़ी सी कटौती कर दे तो कई अभावग्रस्त लोगों के जीवन में खुशियां लाई जा सकती है। दोस्तों, इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। दूसरों की परिस्थितियों को समझिए। वह आज इस परिस्थिति में जिस भी वजह से है, हमारा फर्ज है कि हम आगे आकर उनकी मदद करें। जहां तक हो सके उनके कष्ट को बांटे, चाहे सीट शेयर करने की हो या टिफिन, चाहे कुछ और भी। बांट कर जीने में जो मज़ा है वह अकेले अकेले जीने में बिल्कुल नहीं। अंधकार में अंधे ना बने, दूसरों को समझे और उनकी मदद करें और उनके साथ जीना सीखें। दोस्तों, जब इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं तो फिर एक ट्रेन के डिब्बे का एक सीट का क्या अहंकार करना। किसी को थोड़ी सी जगह दे देने से अगर उसकी मुश्किल कुछ कम हो जाती है तो ऐसा करने में आखिर जाता ही क्या है। कभी आप ट्रेन में सफ़र करें और किसी को आसपास खड़ा देखें तो खुद बुलाकर उनको अपने पास बैठाइए। मुझे यकीन है उस टाइम आपको यह कहानी जरूर याद आएगी और आपको भी वही खुशी मिलेगी जो उसे गरीब दंपति ने साहब को बिठाकर प्राप्त की थी। दोस्तों, आपको कैसी लगी यह ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।